ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन अगेन। दिस इज अवर सेकंड एपिसोड और हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि भाई मेंटरशिप और कोचिंग कितनी ज़रूरी है। और जब हम लोग बड़े हो रहे थे पाकिस्तान में तो हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था और हमने अपनी एक्सपीरियंस से ठोकरें खा के ये चीज़ें सीखी हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो कोचिंग और मेंटरशिप है ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। तो जब से सोशल मीडिया इंटरनेट आया है अब ये चीज़ें बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो गई हैं। आप किसी भी मुल्क में बैठ के किसी भी कोच को मेंटर को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लास्ट एपिसोड का। और आज हम बात करेंगे कि अब इसको हम आगे के देखे कैसे चलें। यानी कि अगर कोई लोग मिड करियर के अंदर है, अपनी 30s में 40s में है, तो हमने बात की थी पिछली एपिसोड में कि भाई हर किसी को एक साइड हसल स्टार्ट करना ज़रूरी है इस एज में। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही जॉब पे अटके रहते हैं तो आप अपना होराइज़न जो है काफ़ी लिमिट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स उसके जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होते हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो हमने बात की थी कि हर किसी को जो है एक और या एक से ज़्यादा साइड हसल्स जो हैं एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि वो करें कैसे? आज हमने इस पे बात करनी है कि वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, सोलोप्रेन्योरशिप है, वो क्या चीज़ है और वो हम किस तरह स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करें? किस तरह अपने आप को एक्सप्लोर करें? ये सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? कहाँ से स्टार्ट करें? तो आज हमारा डिस्कशन इसके ऊपर होगा। तो विदाउट फर्दर अडू, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, अली भाई, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। कैसे हैं यासीन आप? ठीक-ठाक। कैसे हैं अली आप? बड़ा मज़ा आया मुझे पिछली एपिसोड में, काफ़ी हमारा एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट था और मेरे ख़्याल में इस पॉडकास्ट की जो ब्यूटी है वो यही है कि हम तीनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ। हमारा करियर बैकग्राउंड डिफरेंट है, हमारा हमारा हम जहाँ रहते हैं, मैं कनाडा में हूँ, आप यूके में, अली भाई पाकिस्तान में, तो लोकेशन भी डिफरेंट है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम अपनी तमाम व्यूज़ से एक-दूसरे से एग्री करें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि थ्री साइड्स ऑफ अ कॉइन, यानी कि हुँ, हम तमाम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सबका एक व्यू पॉइंट है जो कि एक-दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। हुँ, और यही हम चाह रहे हैं कि लोगों को हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पेश करें, ताकि जिसको जो चीज़ रेज़ोनेट लगे वो उस पे अमल करके जो है अपना करियर का आगाज़ करें। हुँ, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हुँ। अली भाई, आपको क्या फीडबैक मिला पिछली अपनी एपिसोड से? आपके कुछ कोलीग्स या ऑडियंस ने जिसने देखा होगा तो कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक इस तरह का आया? I think everybody appreciated that it's a good start, and it's good that we are back again. और ये अच्छी बात है कि हमारी सेकंड एपिसोड भी अब आज हो रही है. So it's exciting that bringing different perspectives, and I like the idea that we share different backgrounds. We are based in different countries. तो और मज़े की बात है, जो इवेंट्स शेप अप हो रहे हैं वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज होते हैं. तो जो भी चीज़ें इन चीज़ों में हो रही हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और इन्वेस्टमेंट्स की, लीडिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ऑल दैट, तो ये सारा का सारा लोकेशन इंडिपेंडेंट है. और अगर कोई वाक़या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है दुनिया के कोने में, उसकी बड़ी ज़्यादा बाज़गश्त सुनी जाती है दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, और पूरी दुनिया को वो हिला के रख सकता है. ऐसे ही वो है। भी उसको भी टच करेंगे आज, मेरा ख़्याल है. बिल्कुल, हाँ, उसमें हमने तो वो टच किया था कि भी एक एक्साइटिंग इवेंट, है. हाँ, एक इवेंट अगर चाइना में होता है तो उसका कितना इम्पैक्ट आता है यूएस मार्केट पे, और ऑफ कोर्स अगर यूएस मार्केट उसमें डिस्टर्ब होती है तो पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट आता है। हुँ, तो ये भी एक मार्केट बड़ी फ्रेजाइल होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता। यानी हुँ, कि पहले तो एक आइसोलेटेड इवेंट होता था तो पूरी दुनिया उस पे इफ़ेक्ट नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो अपना एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है हुँ, अक्रॉस द वर्ल्ड। सॉरी हुँ। मुस्लिम भाई, मैंने आपको कट ऑफ किया, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था अली, आपने अब जो छेड़ ही दिया है तो उसको थोड़ा-सा आगे लेके चलें। मेरे ख़्याल से किक ऑफ उसी चीज़ से होना चाहिए जो आपने अभी मेंशन की है, कि वो कैसे दुनिया चेंज हुई है पिछले कोई 1 वीक के अंदर। हाँ जी. डीप सीक, nobody knew जी। about deep seek till last week or earlier this week, and all of a sudden the whole world came to know about them. Small हुँ, Chinese company, हुँ, जबकि यूएस की कंपनीज ने, जो एआई कंपनीज हैं, दे हैव रेज्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग, हुँ, हुँ, जिनमें ओपन एआई शामिल है, इलॉन मस्क की एक्स एआई है, amazon की है. तो हुँ, देयर मैनी ऑफ दोज, एंड वी गॉट टू नो. हर जो हार्डवेयर यूज कर रहा है वो एनवीडिया का कर रहा है. सो ऑल and millions and billions of dollars are being spent to buy the latest and greatest hardware, saying that ये लाजमी है, करनी होती है, और उसके जो सारा वो सारा करने के लिए उनको बताया जा रहा था कि ये सब कुछ चाहिए. जबकि डीप सीक ने R1 मॉडल जो अपना बनाया है, that has shattered all those myths. Number one, that it has proven that even you don't need the latest and greatest hardware GPUs. In fact, you can survive even with the older GPUs. जैसे चाइना के ऊपर अमेरिका ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी पिछले कुछ सालों से कि पूरा गेम से बाहर रखना चाह रहे थे आई की चाइना को. बट हुँ, 3-4 years old GPUs यूज करके उन्होंने
they have created this amazing product. और इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट पूरी यूएस की, चूंकि आई पर्सनली फॉलो स्टॉक्स, स्पेशली आल्सो यूएस स्टॉक मार्केट, and it kind of blew up on everything just went down on Monday. और उससे अंदाजा हुआ कि यार हो क्या रहा है, तो फिर पता चला कि यार ये इम्पैक्ट इसी चीज का है कि जो एनवीडिया ने जो गेम बनाई हुई थी कि यार हमारा हार्डवेयर तो लाजमी चाहिए, इसके बाद तो हो नहीं सकता, और ये सारा लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, वो चीज शैटर हो गई है. एंड चाइना हैज काइंड ऑफ प्रूवन कि यार नहीं है, हैंग ऑन गाइस, वी आर आल्सो इन द गेम. सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. और सेकेंडली इतनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो नाउ ऑल दोस टेक जायंट्स, यूएस टेक जायंट्स आर रियली रियली थिंकिंग हार्ड कि ये हुआ क्या है. तो जो मजे की बात है ना वो ये है कि जो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया था इन कंपनीज पे, अब वो सोच रहे हैं कि यार ये जो मेरी वैल्यूएशन थी इन कंपनीज की, क्या वो एक्यूरेट है या वो स्मोक एंड मिरर्स हैं. तो क्योंकि अभी तो सिर्फ ये एक मॉडल है ना, अब हो सकता है वो एजीआई की तरफ जाएं, और जिस एजीआई को अप्रोच करने में अभी साल लगेंगे इन टेक जायंट्स को यूएस में, हो सकता है चाइना वो बाय एंड ऑफ 2025 जो है या 2026 में वो लॉन्च भी कर दे. तो अब वो जो इन्वेस्टिंग का जो पूरा थीसिस था ना, वो अब शेक हो गया कि भाई अब हम मजीद पैसा डालें कि नहीं डालें इसमें, क्योंकि ये तो कमोडिटी बनती जा रही है. सारा गेम ही इसी चीज का है. मुझे याद है 2018 में हमारे एक दोस्त हैं फरहान अहमद, आजकल एचबीएल में होते हैं, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट की थी बुक. वो कैफूली नाम था उसका, कैफूलिन लिखी थी. ये वहां रहा हुआ, सिलिकॉन वैली में रहा हुआ है, ताइवान का बंदा है, और ये आजकल उस जमाने में चाइना में था, अभी भी वहीं पर है, एआई पे काम कर रहा है. तो उसने वो किताब लिखी थी, उसका नाम था एआई सुपर पावर्स, चाइना, सिलिकॉन वैली एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. 2018 में लिखी थी, आज से कोई 7 साल पुरानी किताब है वो. तो उसमें जो इतने 2-3 बातें मेंशन की थी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नजर आ रहा है कि वो क्या किया है उन्होंने. एक तो ये कि वो मैं लफ्ज बेशर्मी नहीं यूज करूंगा, लेकिन ये कि वो जो कॉपी का जो है ना सिलसिला के इतनी जल्दी कॉपी होता है, उसके लिए आपकी जो आइडिया की प्रोटेक्शन है, क्योंकि चाइना में इसका कोई रिगार्ड नहीं है. अमेरिका में तो सेक्रेट काओ है वो, अरे ये तो एक ने बना दिया, ओ मैं तो फाउंडर हूं, ओ मैं कोई ना कोई यूनिक चीज निकालूंगा, ओ जबकि गूगल कोई यूनिक चीज नहीं है, फेसबुक कोई खुद यूनिक चीज नहीं है, पहले से प्लेटफॉर्म चल रहे थे, इन्होंने उनको बेहतर ही किया था. लेकिन सिलिकॉन वैली में एक है ये सिलसिला कि जी यूनिक चीज होनी चाहिए, यूनिक चीज होनी चाहिए. चाइना ने वो जो था कि जी आप कोई भी चीज बना लीजिए, हम उसकी कॉपी बनाएंगे, और इतनी जल्दी कॉपी बनाएंगे, और उसके चारों तरफ ऐसे इकोसिस्टम खड़ा कर देंगे कि आप फर्क हो जाएंगे. तो वो जो था ना मिथ कि वो यूनिक होना चाहिए तो फिर वो प्रोटेक्टेड होगा, वो चाइना ने बस्ट कर दिया. अब आपको इकोसिस्टम चाहिए पूरा उस यूनिकनेस के. अगर वो इकोसिस्टम एस्टैब्लिश नहीं होता उसके चारों तरफ, तो आपकी प्रोडक्ट आगे नहीं जा सकती. तो एक तो उन्होंने ये मिथ बस्ट किया. दूसरा मिथ ये बस्ट किया कि जो डेटा चाइनीज गवर्नमेंट प्रोसेस कर सकती है विद पावर, कोई मुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी इश्यूज खड़े हो जाएंगे. ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है, ये मसला है. क्योंकि वहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं है ना, कोई एथिक्स वहाँ वो उनकी जो पावर है वो कंट्रोल है उनका, और उसके थ्रू उन्होंने जो डेटा फैच किया हुआ है, जितना डेटा चाइना के पास है इतना डेटा अमेरिका के पास नहीं. अमेरिका तो परमिशन लेते लेते ही टाइम निकल जाएगा उनका, और वहां पे वो ये वाला यूएस तो फिर भी काफी लीजेंड है इस मामले में. यूरोप तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है. यूरोप में तो अभी एआई की कोई कंपनी ने लॉन्च भी नहीं किया, वो अभी से एआई रेगुलेशंस बना रहे हैं और उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वहाँ कंपनी को सर्वाइव ही नहीं कर सकती. तो लेकिन चाइना में तो अच्छी कोई चीज ही नहीं है. हाँ, जब तक आप एसेंस नहीं समझेंगे ना, वो हम बात आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने बात की थी वो एआई की, जब तक आप एसेंस नहीं समझेंगे तब तक आप ये सारे सेफगार्ड्स लगाते रहेंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो. आपको एसेंस समझनी है कि ये है क्या, और लोगों को टाइम इसी चीज पे लगाना चाहिए. इस पे नहीं लगाना चाहिए कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको ये मैनेज कैसे करना है, उसको ये लगाना चाहिए कि यार ये है क्या भला. उसको समझने में कोई नहीं लगा रहा है कि इसको समझा जाए. अगर समझा गया होता तो हम, जैसे चाइना ने ये ब्रेक कर दिया ना मिथ जो था उन्होंने कि जी तो हम कर सकते हैं, इतने जीपीयूज चाहिए, इतनी चीजें हमें चाहिए करने के लिए. उन्होंने कहा है नहीं, बनाना तो है. उनको ये बोला गया होगा यार बनाना तो है, बनाओ. तो उन्होंने कहा कि भूल जाओ कि नहीं बन सकता, बनाना है. उन्होंने बना दिया उसको किसी न किसी उससे. तो जो मिथ होता है ना वो आपको रोकता है बहुत सारे कामों से. यार उन्होंने कह दिया है, तो प्रोबेबली
वो यही कर रहे थे, NVIDIA भी यही कर रहा था और सैम एल्टमैन भी यही करते फिर रहे थे कि लोगों से यही बोल रहे थे कि यार ये नहीं हो सकता, सोचना भी नहीं हो सकता, सोचना भी नहीं। और ये मुझे याद है, मैं इसका इसने वर्ल्ड टूर किया था सैम एल्टमैन ने, घूमता फिरता रहा है काफी मुल्कों में। तो वहां पे ये किसी इंडिया की, हाँ, एक मैंने देखी ना थी एक वीडियो। कोई वो था, उसमें उसे पूछा था कि भाई अगर मैं यहाँ पे इंडिया में कुछ जबरदस्त इंजीनियर जमा कर लूं और $10 मिलियन दे दूं, वो कह रहा है सोचना भी नहीं, उससे कह रहा है बट मतलब सोचना भी नहीं लेकिन करो जरूर। वो तो आपको पता है ना, डिप्लोमेसी तो चाहिए। हाँ। सोचना भी नहीं मतलब ये कि यार मैं अल्टीमेट हूं और हमने कमाल काम कर दिया है, सोचना भी नहीं, बट आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो अब ये दो चीजें साथ नहीं चल सकती, आपको वो हटाना होगा कि भाई क्यों नहीं हो सकता। और चाइना ने ये हटा दिया है कि क्यों नहीं हो सकता क्यों, तो उन्होंने उनकी जो डिक्टेटरशिप है इस चीज के अंदर कि भाई मुझे तो चाहिए हर सूरत में, हाँ। इसमें कोई और रास्ता नहीं है, करना ही करना है। तो अच्छा, उन्होंने मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो साउथ अमेरिका में होता है, कोलंबिया में। तो वो कहता है कि साउथ अमेरिका में अगर आपने ईवीज देखी हैं तो आपको सिर्फ BYD नज़र आती है, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। टेस्ला आपको बिल्कुल नज़र नहीं आती। टेस्ला आपको नज़र आती है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि US कनाडा में या फिर यूरोप में। अगर आप इवन आप साउथ एशिया में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ चाइनीज़ ईवीज ही नज़र आती हैं। तो ये तो उन्होंने, ये जो पॉलिटिक्स के ज़रिए चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को रोका हुआ है, वरना तो टेस्ला को भी डुबो देंगे बहुत जल्दी। वो तो टेस्ला का साइबर ट्रक अभी फैसलाबाद में स्पॉट किया गया है। और मैं काफ़ी आपको अच्छी ये कनेक्टिविटी है पाकिस्तानी उसकी। खबरें मैं आपको बताऊंगा कि यार लोकली क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल। नहीं जबरदस्त वो उन्होंने जबरदस्त बात वो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग मीम चल रही थी कि उसकी डिग्गी ओपन की और क्या देखें जी कितनी स्पेस है, और बंदे अंदर बैठे ताश खेल रहे थे उसमें। है। तो एक्सीलेंट। दैट्स बेसिकली एन एग्जांपल कि अगर इसको एक और एंगल से देखें ना, जैसे आपने बात की कि चाइना ने वो मिथ बस्ट किया, लेकिन इसलिए इसी तरह उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मतलब हम लोग अगर कहते हैं ना कि टैलेंट हर जगह होता है, तो टैलेंट तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है। और इंडियंस भी आप जूते मार रहे हैं एक दूसरे को कि यार देखो चाइना ने कर लिया है और हम नहीं कर पाए। तो बिल्कुल। यहाँ पे डिबेट्स क्या चल रही हैं जो हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना, तो आजकल डिबेट चल रही है, फैमिली व्लॉगर्स एक नई वो आई हुई है, वबा आई हुई है, और उसने सारी दुनिया में लपेट में लिया हुआ है। डकी भाई और इस तरह के और बहुत सारे हैं, एंड दे आर एक्सपोजिंग देयर लाइफ, एंड उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 5 साल से 15 साल के बच्चे हैं, और उसको वो बुरी तरह शटर कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ना तबाह कर रहे हैं, कि वो उनको दिखा रहे हैं ऑल दैट ग्लिटर्स। अब बच्चे को क्या पता कि यार ये इसने क्या किया, लेकिन वो दिखा रहे हैं यार 20 साल 22 साल 23 साल का मैं बंदा हूँ, मैं बड़ा सुपर हूँ, मैं बेस्ट खाने खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ पूरी दुनिया में। तो बच्चों को इसी काम पे लगा दिया है। अब ये अगर ये साइड जरा हटा दी जाए, अगर फोकस किया जाए कि अगर ये जो हमारा नौजवान है, यूथ है, इस जनरेशन को अगर आप फोकस दे दें कि यार आपने पाइथन सीखनी है और LLMs के ऊपर काम करना है, डू समथिंग मून शॉट होनी चाहिए ना, इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा काम करो जो सितारों पे कमर डालने वालों। तो फिर थोड़ा बहुत आप कर ही लेंगे। अगर चलो चांद का सोचेंगे तो चलो सितारों में तो आप सितारों तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो वो पाकिस्तानी भी कर सकते हैं, बट दे नीड टू गेट फोकस्ड। और इसी तरह एक दोस्त है मुदस्सिर को आप जानते हैं, मोहसिन, ये स्विंडन में रहते हैं, मुदस्सिर मुबशिर जो भाई हैं, रिसेंटली केम, एंड उनके साथ उनके भाई भी थे जो इधर होते हैं मीरपुर में, और मीरपुर में उन्होंने एक सोलर तो नहीं, इलेक्ट्रिक कार्ट निकाली है, बेसिकली बनाई है। वैसे गोल्फ कार्ट आती है कोई तकरीबन ना 7-8 मिलियन की, इन्होंने कोई इंडिजिनस बनाई है कोई 3 मिलियन की, और सारी इलेक्ट्रिक है, और उसको वो यूज कर रहे हैं लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए मीरपुर में। दैट मींस कि वो वहाँ पे जो लोग हैं उनको 20 रुपए लेते हैं या 30 रुपए लेते हैं, और उनको अच्छा उन्होंने मुतबादल प्रोवाइड कर दिया ट्रांसपोर्ट का, और वो बड़ा मजे की चीज कर रही है, वो एवरीबॉडी इज लविंग इट। जो लोकल्स हैं दे आर रियली अप्रिशिएटिंग, यार ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, सस्ती तरीन ने गाड़ी कर दी है। और गाड़ियों वाले मेहंदी के लिए बुकिंग करा रहे हैं, क्योंकि वो एक इनोवेशन सी है ना, वो गोल्फ कार्ट के ऊपर उन्होंने वो लगाई हुई है, मेहंदी के फूल शूल लगाए हुए हैं, तो दूल्हा भी इसको गाड़ियों बैठ वाले के बुकिंग आएगा। करा रहे हैं, तो दे आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैं उन्हें कहता हूँ यार इसको इस्लामाबाद लेके आओ, इसको स्केल करो, वो ये एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी चीज है, और इंडिजिनस किस्म की इनोवेशन है। और वो लोकली मेड है, यानी कि हर चीज़ लोकली प्रोड्यूस्ड है। लोकली प्रोड्यूस्ड है। तो ये बताएं कि ये जो हमने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप की और सोलोप्रेन्योरशिप की, कि भाई जो भी लोग मिड करियर में हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो,
तो ये जो साइड हसल शुरू करने का एक आइडिया है, इसके लिए ऑफ कोर्स आइडियाज़ चाहिए होते हैं। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। तो उसका स्टार्ट कहाँ से लें अली? आपने और मोहसिन भाई, आप दोनों ने जो है पाकिस्तान में बिज़नेस एस्टैब्लिश किए हैं, और अली आपने तो अभी रिसेंटली मूव किया था और आप पाकिस्तान में बिज़नेस जो है वो ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो ये ज़रा ऑडियंस को बताएँ कि जो लोग भी इस वक़्त 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ और भी करूँ, तो उसका स्टार्ट कहाँ से लें? कहाँ से हम शुरू करें इसको? ये तो बहुत ही कोई मुश्किल आपने सवाल है। दुखती रग पे हाथ रख दिया। अली पहले आप तो बताइए। बेसिकली होता ये है कि जी, तो बेसिकली थोड़ा-सा इसमें ऐड ये कर दूँ कि हमने सिर्फ़ पाकिस्तान में भी तो बिज़नेस किया, लेकिन साथ-साथ यूरोप में भी किया, यूके में भी किया। सो एक बिज़नेस हमारा जो कंसल्टिंग का है, जो ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग, जिसमें बिज़नेस एजिलिटी लेके आते हैं और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज़ेशंस में, प्लस उनकी कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं। तो दैट इज़ फोकस्ड ऑन बोथ, आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन जहाँ से हमें बिज़नेस आता है हम वहाँ चले जाते हैं। तो सेकेंडली जो है वो है बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है, ये कमर्शियल वेंचर है कंस्ट्रक्शन का, तख्लीक के नाम से। जो एजिलिटी वाला है वो ज़िकोफाई के नाम से है, और ये जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो तख्लीक के नाम से है। तो बेसिकली स्टार्ट इस सारी कहानी का यहाँ से होता था कि 8-10 साल से ये एक चीज़ थी कि यार ये करना ही करना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, या क्या यार कब तक करते रहेंगे यार 9 टू 5, 9 टू 6, कम ऑन यार, बस बूढ़े हो गए हैं, अब कर लें। तो इट वाज माय आई थिंक लेट 30s व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड यार इनफ, और बेसिकली ना आई टुक माय फर्स्ट स्टेप। अच्छा, मेरा स्टेप जरा डिफरेंट था। मेरा स्टेप ये था कि मैंने चूंकि पहले से इसका बहुत ज़्यादा सोचता था, प्लान करता था, तो मुझे पहले ही पता था कि यार मैंने 2015-16 में एज सून एज आई विल गेट यूके पासपोर्ट, आई जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड एंड गोना स्टार्ट माय फर्स्ट बिजनेस। तो अल्लाह का शुक्र है वो मैंने 2006-7 में प्लान किया था, 10 साल का, तो मैंने तो उसी को एग्जीक्यूट किया। तो आई वाज कॉन्फिडेंट व्हाट आई वाज डूइंग, आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, मेरी प्लानिंग थी उसके पीछे। दैट्स व्हाई व्हेन आई वेंट टू वोडाफोन मैनेजमेंट, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, तो दे वर क्वाइट सरप्राइज, यार तुम चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हो। मैंने कहा यार आई एम डन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको हर महीने पैसे आ रहे होते हैं, जब तक 6 मंथ्स या ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो आई थॉट आई एम डन, आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस। और फिर ना हर जो बिजनेस पर्सन होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, उसका अपना पाथ होता है। मेरा सफर और है, मोहसिन का सफर और है, आपका सफर और है। इट्स नॉट गोना ट्रांसपायर और इट्स नॉट गोना कम आउट व्हेन यू स्टार्ट ऑन दैट जर्नी, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। इसलिए ये जो सारी बातें होती है ना, मेरी बातें, मोहसिन की बातें, आपकी बातें, ये सारे पीपल हैव टू टेक इट एज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दे हैव टू अप्लाई इट इन देयर ओन सर्कमस्टेंसेस, दे हैव टू सी देयर, इसमें पैटर्न्स ढूंढें। डोंट सी कि यार इसने बड़ी बड़ा तीर मारा हुआ है तो इसको कॉपी पेस्ट इट्स नहीं ऑल है। अबाउट बिल्कुल, it's all about being there at the right place at the right time, and then it starts working out. तो खैर मैं वहाँ से 3 मंथ्स के लिए यूएस आया। मैंने वहाँ पे अपना जो पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर यूएस, मोहसिन जानते हैं, एहसन वकार, उसके साथ मिलके, वो मेरा नस्ट का क्लास फेलो था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट पार्टनर्स जो लाइफ लॉन्ग आपकी कोलैबोरेशन होती है। बीवी या अपने स्पाउस के बाद आपका सबसे ज्यादा टाइम पार्टनर के साथ गुजरता है, तो आपने यू हैव टू चूज योर पार्टनर्स केयरफुली। यू शुड बी चूजिंग समबडी हु यू कैन स्पेंड टाइम विद। आपको ये बंदा पसंद ही नहीं है और आप कह रहे हैं यार तू मेरे साथ आजा, और ये छोटी सी 1-2 साल की बात है, ऐसा नहीं होता। दीज आर लाइफ लॉन्ग। पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अबाउट अदर्स बेनिफिट। वो खैर उसके साथ मैंने प्लान किया, उसके अपार्टमेंट में रह जाके 3 मंथ्स के लिए। इट वाज क्रैश लैंडिंग इन हिज 2-बेड अपार्टमेंट। तो लिटरली माय फैमिली एंड हिज फैमिली, वी स्टेड देयर फॉर लाइक 3 मंथ्स, जस्ट इमेजिन। क्वाइट अनकन्वेंशनल, एवरीबॉडी वाज टेलिंग अस डोंट डू दिस, स्टुपिडिटी की खीर है ये। क्योंकि वो एसएन के जो हमारे दोस्त थे, नस्ट के क्लास वाले ना हम लोग, तो हमारे जो नस्ट के दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड, न्यू जर्सी में और भी रहते थे। They said no way, कहते तुम लोग लड़ोगे, तुम्हारी बीवियां लड़ेंगी, तुम्हारे बच्चे लड़ेंगे। नहीं नहीं, let's do it. So we ended up being in Essence garage जिसे कहते हैं ना, तो वहां पे हम बैठ के व्हाइट बोर्ड लगा के ना ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसने 3 मंथ्स की पेड लीव ले ली थी, क्या उसे कहते हैं, अनपेड लीव, जिसमें उसे ना कंपनी से छुट्टी नहीं मिली। एंड आई हैड लेफ्ट। सो हमारे बड़ा थॉटफुल सा था कि यार यू नॉट गोना जंप द शिप, आई जंप द शिप्स, ताकि हमारे पास कुछ सर्वाइवल हो, कुछ ना कुछ पीछे भी बैकअप हो ना। सो दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। एंड ही आफ्टर 3 मंथ्स वो ही गॉट बैक ओवर देयर एट वर्क। हमने फिर बैठ के ना प्लानिंग की, तो दैट वाज द
उस गैरेज में से हमारे बर्थ हुई थी, हमारा जो पहला डील स्मैश स्टार्टअप था, जो फिर हमने पाकिस्तान आके 3 महीने के बाद मैंने 2015 में वो स्टार्ट किया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, when you start your, basically it starts with the idea, but idea has to, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो स्टार्टिंग करनी है ना वो वाई से करनी है। वाई डू वांट टू डू द बिजनेस? मेरे पीछे तो एक पूरी वो एक था ना, एक मेरे लिए क्यों इतना आसान था, पीपल से यार सबसे बड़ा स्टेप होता है नौकरी छोड़ना। For me, it was a walk in the park. I mean, to me, because I was so clear about it, alhamdulillah, I knew it. I had to do it. I had known it for the last 10 years. तो मेरे लिए वो आसान इसलिए हो गया था कि मेरा वाई क्लियर था। मुझे ये पता था कि I have to do something bigger than myself. I want to make a difference in the lives of other people. ये मेरा जो भी वेंचर होता है ना, उसका मेरा ये जो पीछे पर्पस है वो ये होता है। So that's my why, and that's my why for all my businesses. Usually why के लिए अच्छे क्लूज दे दूं कि why अपनी जात से बढ़ के होना चाहिए। अगर वाई होगा ना यार मैंने लंबोर्गिनी लेनी है और टेस्ला लेनी है, जो भी है, योर ड्रीम कार, या वांट टू बाय अ मैंशन इन द यूरोप और इन द यूएस समवेयर इन अ गुड लोकेशन, फिर जैसे ही कोई हार्ड टाइम आएगा ना, यू आर गोना क्रम्बल, यू गोना फॉल, यू गोना से ना छोड़ो यार, जैसे हैं वैसे ठीक है, कोई इतना भी जरूरी नहीं है, कोई इतनी भी गाड़ी जरूरी नहीं है, अपनी गाड़ी होंडा है वो भी ठीक है, तो यू गोना रन अवे। तो अगर वाई स्ट्रांग होता है ना, तो देन यू, जब व्हेन शिट हिट्स द फैन, जब यू आर इन द डीप शिट, जब बहुत बुरे हालात होते हैं ना, तबाही फिर जाती होती है, वो होना होता है, वो तो लाजमी होना है बिजनेस में। आपके सामने कभी कोविड आ जाएगा, एनवीडिया को हिला के रख दिया डीप सीक ने, और कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो हम क्या चीज हैं? तो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर तो वो जैसे होते हैं ना, समंदर है, उसकी लहरों में छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो तैर तो कर रहे होते हैं, कभी बड़ी लहर आती है उसको उठा के उधर फेंक देती है, कभी छोटी लहर आती है उधर फेंक देती है। तो एंटरप्रेन्योर इज लाइक दैट। तो वो किसके सहारे चल रहा था? वो अपने वाई के सहारे सारा सफर तय करता है। सो वाई इज योर गाइडिंग लाइट, राइट? सो माय स्टार्टिंग इज, आई विल फिनिश विद दैट, फर्स्ट स्टेप or of any side hustle is not what to do, it's about why you want to do it. That's where you have to do some soul searching, please. जैसे मैं एक चीज़ में आपसे फॉलो क्वेश्चन करूँगा कि आप कह रहे थे कि आपके लिए बहुत इजी था अपनी जॉब क्विट करके इसमें जंप करना। इसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी तो होता है ना, और बहुत से लोग जो हैं वो इस वजह से नहीं जंप कर पाते क्योंकि ऑफ कोर्स उनका जो है वो किचन चल रहा होता है उस जॉब से। तो आपने इसको किस तरह से टैकल किया था? क्योंकि नॉर्मली या तो लोग ये करते हैं कि 1 साल की पूरी फंडिंग जमा करते हैं कि उनके पास इतना रेजिडुअल कैश हो, ताकि फिर वो अगर जंप करते हैं तो उनके पास किचन चलाने की जो है ना टेंशन ना हो। तो यार मेरे आपने लिए इसको तो कैसे इजी था काउंटर ना, किया था? बिकॉज आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। नॉट रियली। तो बेसिकली देखें, उसका हल ये होता है कि यू हैव टू गेट क्लैरिटी। जो अल्लाह का शुक्र है कि अराउंड दैट टाइम आई अटेंडेड अ ट्रेनिंग कोर्स जिसमें मुझे ये पता चला कि जो रिस्क है ना वो ऑर्डेन्ड है, इट्स नॉट ऑब्टेन्ड। ये जितनी सारी हमारी एफर्ट्स हैं ये एक साइड पे हैं और अल्लाह का निज़ाम अपनी साइड पे है। सो आपकी जो सारी एफर्ट है ना आपको लेके उधर ही जा रही होती हैं। बट इफ यू गेट दैट क्लैरिटी कि यार इवेंचुअली जो आपका रिस्क है ना वो वोडाफोन नहीं दे रही, या वो मोबलिंग या जैज नहीं दे रही, बल्कि वो आपको ऊपर वाला दे रहा है, देन यू क्रिएट अ कनेक्शन जिसे तवक्कुल कहते हैं, ठीक है? वो जब आपके अंदर उतर जाता है ना, वो तवक्कुल आपके अंदर सरयत कर जाता है, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। वो जो वोडाफोन में मैनेजर्स थे या डायरेक्टर्स थे, पहले मैं उनसे डरता था, मैं कहता यार ये बुलाए हैं, लेकिन जब वो व्हेन ही आस्क्ड मी दिस व्हाई आर यू लीविंग, आई सेड आई एम क्लियर, माय टाइम हैज कम, आई हैव टू डू दिस। वो वाली बात है। तो वो चीज़ है कि आपको फाउंडर, अपना क्रिएटर के साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन अगर आ जाता है ना, दैट चेंजेस एवरीथिंग। उसमें ये होता है कि आपको पता है यार अल्लाह ने संभाल लेना है आपको। तो कोविड ने हमें तबाह करके रख दिया था। हमारा ज़िकोफाई जो था, अगर मैं स्टोरी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन व्हेन कोविड हिट वी वर एट द टॉप ऑफ आवर गेम। एरिक्सन, नोकिया, यूरोप में हमारी एंगेजमेंट्स चल रही थी, पीडब्ल्यूसी मिडिल ईस्ट में के साथ हमारी पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन हम करवाते थे एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स, लेगो बेस्ड एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप। उससे हम एजिलिटी के कॉन्सेप्ट्स बताते थे और ये सारा फेस टू फेस इंटरवेंशन होती थी। एवरीथिंग केम टू अ हॉल्ट। जैसे आपको पता है ना, फ्लाइट सारी कैंसिल होती हैं, हर चीज कैंसिल हो गई, तबाही फिर गई। तो अब क्या करना था? तो समथिंग हैड टू हैपन। वो आगे जाके फिर बताएंगे कि वो क्या होना था। बट द आइडिया इज दिस के अल्लाह ताला आपका सहारा बनता है जब एवरीथिंग जस्ट यू थिंक इज गॉन, नोबडी एल्स इज देयर टू सेव यू। वो पहले आपने स्टेप लेना, फिर अल्लाह ने आपकी मदद करनी है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। अगर आप इस चक्कर में ना कि यार मैं थोड़ा सा साइड हसल करके कुछ दाने जोड़ें आप, बिल्कुल, बिकॉज इट्स वो कहते हैं ना कैमल टाई करें अपना, कैमल टाई करना जरूरी है।
सॉरी यार, जब मैं घर से कर रहा होता हूँ ना ये कॉन्फ्रेंसिंग, तो माय सेटअप इज अ बिट हिलता जुलता। तो यार द आइडिया इज दिस के दैट्स बेसिकली द आइडिया कि आपको ना प्लान करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक चीज होती है करेज। करेज टॉपल्स एवरीथिंग। वो जो पैसे हैं ना, वो आपके पास, मोहसिन के पास, सबके पास हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जो तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हारे अंदर पहले से है। the thing that you are looking for outside कि जी ये मेरे पास अभी नहीं है, जब ये आएगी ना तो तब मैं जंप द शिप करूंगा। Personally, I think the other way around. I think you already have got everything. Building blocks are already there. It's you, आप ही अपने रास्ते में अब वो हैं कि जो रुकावट हैं। That's how I see it. I mean, just my opinion, as Mohsin said कि हर एक की अपनी opinion होती है। और वो अच्छी बात है ना, तभी तो ब्यूटी है जिंदगी की। वरना मजा कैसे आएगा। अच्छा अली, थैंक यू सो मच यार, इतनी सारी बातें पता चल रही हैं। लग रहा है ये हमारी गपशप चलती रहेगी तो सर, लगती रहेगी गपशप इस तरह। लग रहा है कि एक नई दोस्ती होने जा रही है। Exactly. और क्या, इतना अरसे अली से कब मुलाकात हुई? 2008 7? हाँ जी, 2007-8 में। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। इस्लामाबाद वो इवेंट था ना जी। अच्छा, तो आप बताएं मोहसिन भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? मैं अभी अली आ जाए तो बताएं। अभी मैं बताऊं अपना। खैर जी, थोड़ा आ रहे हैं अली। आप ऑडिट वो कर देंगे ना, एडिट कर? वो तो मैं एडिट कर दूंगा। मजा आ रहा है। अली ने जो बात की ना कि करेज, ये भी एक टास्क है कि ये किस तरह अपने अंदर से निकालें आप। सही है। चलें, तो आपने अरे यार थोड़ा सा ना हमारा घर में साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। आई अच्छा, हम यूजुअली लाइव द में टाइम 7 PM पाकिस्तान टाइम मेरे लिए ये होता है जब मैं घर आ चुका होता हूँ। यूजुअली आई ट्राई टू बी होम 6 से 7ish। अदरवाइज फिर ऑफिस में जरा माहौल बनाया होता है हमने, लाइटिंग शाइटिंग ये वो हर चीज लशपश की होती है। आप ऐसे स्टूडियो बना हुआ यासीन। राइट। अच्छा, तो चलें मोहसिन भाई, अब आप बताएं कि आपका क्या पॉइंट आप ऑफ व्यू बताएंगे, आपका आपने भी हमें खुल के बताना है अब। खुल के बताना मतलब अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड। जी, अनसेंसर्ड, बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं है। मेरी जर्नी कब स्टार्ट होती है? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2003-4 में। और ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान के अंदर ये जो लाइसेंसेस हैं ये आते हैं और नई नई कंपनीज खुलना शुरू होती हैं। तो उस वक्त सबसे पहला कीड़ा हमें काटता है, और वो जो हमारा छोटा सा नेटवर्क होता है, चंद लोग थे, उनके साथ हमने विस्कॉम बनाई थी, सबसे पहली कंपनी। और ऑब्जेक्टिव ये था कि यार सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये क्यों बनाई थी, क्या बनाई थी, ये इसका मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, लेकिन ये जरूर था कि यार ये पोटेंशियल है इसके अंदर, और टेलीकॉम में हमारा एक्सपीरियंस है, तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो हम यूके में थे और हमारे कुछ दोस्त भी यूके में थे, तो एक दोस्त जो है वो पाकिस्तान जा रहे थे, तो हमने कहा कि यार एक कंपनी बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। इवेंचुअली वो उसने एक ट्रेनिंग भी करवाई थी। रिजवान हसन आए थे, उन्होंने फिर हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट की थी किसी, आई थिंक कराची में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर एक ट्रेनिंग कंडक्ट हुई थी। तो वो हुआ था, तो वो पहला था जो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर इवेंचुअली वो जमील का सिलसिला, जब मैं जाता तो मैं देखता कि ओहो भाई, मैं करता कराता कुछ हो नहीं और फायदा लोगों को इतना हो रहा है, मैं करता कराता तो कुछ हो नहीं और फायदा इतना हो रहा है, तो इसको तो जरा आगे लेके जाना चाहिए। दूसरे ये कि ये भी हो रहा था कि यहाँ पे ना वो एक ही नेचर ऑफ जॉब थी ना, तो वो कर करके शायद मुझे बोरियत भी बहुत होती थी यहाँ पे। क्योंकि एक तो ये कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो O2 के साथ गुजरा। तो शुरू में जब मैंने O2 ज्वाइन की तो बड़ा एक्साइटमेंट था, ऑब्वियसली पाकिस्तान से गए थे तो नया कल्चर। फिर इवेंचुअली डाउन टर्न आ गया, वो बबल बस्ट हुआ था उस वक्त, तो वो फिर कंपनी जो है बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई और हालात खराब हो गए। तो फिर ऑपोजिट इन्वायरमेंट में काम किया, मीन्स के पैसे नहीं है और ऑप्टिमाइज करना है, पाकिस्तान स्टाइल काम किया। तो वो जब 2-3 साल उसको गुजर गए तो एक रूटीन स्टार्ट हो गया था, तो प्रॉब्लली बोरियत बहुत होती थी। और फिर ये जंबील मुझे एक ऐसा हॉबी या पैशन मिल गया था कि उसमें मुझे बहुत मजा आता था, और जब मैं पाकिस्तान जाता था तो मुझे लगता था कि ओह ये तो बड़ा सब कुछ हो रहा है। तो बस वो उसने मुझे फिर
ग्रो किया, पुश किया, और फिर यहाँ पे थोड़ा चार्म जो है ना लूज आउट हो रहा था। इवन मैंने जॉब भी चेंज की थी, मैंने O2 छोड़ी और एक्सन ज्वाइन कर ली थी, रेडिंग मूव हो गया था सॉलिहुल से, तो वहां पे भी कोई नई चीज ही नजर नहीं आती थी। और फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम ही कहा जाएगा, दरअसल जमील की वजह से दिन में, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलीज होती थी और मुझको बहुत लर्निंग होती थी उससे, तो प्रोबेबली ये भी एक फैक्टर था जो मैं अपने आप को मिसफिट फील कर रहा था अपनी करंट रोल के अंदर। क्योंकि जो आसपास के लोग थे वो बहुत बेसिक से थे, बेसिक सी बातें होती थी, बेसिक सिलसिला होता था। अब हमारा ये कि अच्छा वोडाफोन ये कर रहा है और लाइसेंसेस ये आ रहे हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम वैसे सॉल्व होते हैं, तो ना आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व था मैं टेलीकॉम्स के अंदर। तो उसने भी थोड़ा सा डिटैचमेंट दे दिया। मुझे लग रहा था कि यार ये तो मतलब मुझे तो आपको लगा कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना वहाँ पे? मुझे ज्यादा चीजें पता चल रही हैं और मेरा जो जॉब है वो मुझे खास वैल्यू नहीं दे रही है उसकी। तो प्रॉब्ली वो फैक्टर था। तो फिर यही हुआ कि जब पासपोर्ट्स आ गए हाथ में, तो हमने कहा कि भाई अब वापस जाते हैं। उससे एक साल पहले ये हुआ था, 2000 आई थिंक 6 की बात है, जब आईफोन का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। उस वक्त मैंने पहली दफा स्टीव जॉब्स का नाम सुना था। उससे पहले मुझे नहीं आइडिया था कि स्टीव जॉब्स कौन है। और जब स्टीव जॉब का जिक्र सुना और फिर वो जब अपने फोन लॉन्च कर रहा था, तो हर कंट्री के अंदर उसने कहा था कि मैं किसी एक ऑपरेटर को दूंगा। तो ये बहुत नई चीज थी उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि नोकिया, अल्काटेल, एरिक्सन जो भी वेंडर्स थे उस जमाने में, वो कंट्रोलिंग पोजीशंस पे नहीं थे ऑपरेटर्स के साथ। ऑपरेटर्स उनको डिक्टेट किया करते थे कि हम क्या लॉन्च करेंगे, पैकेज क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था कि एक वेंडर है जो जिसका ताल्लुक टेलीकॉम इंडस्ट्री से पहले कोई नहीं था, और वो आके यहाँ के ऑपरेटर्स को डिक्टेट कर रहा है कि भाई एक मार्केट में एक को दूंगा और जो मैं चार्ज करूंगा वो पर एमबी चार्ज करूंगा। यानी अपना उसने जो बिजनेस मॉडल बनाया था वो इस चीज पे बनाया था। तो अजीब सी खलबली सी मची हुई थी इंडस्ट्री के अंदर। तो और मेरे लिए इंडस्ट्री सब कुछ थी हम तो बिकॉज ऑफ जमील हम तो नहाए हुए थे टेलीकॉम के अंदर। तो जब ये आया तो फिर मैंने स्टडी किया, मैंने इसकी फिर वीडियो शेड्यूल देखी, लोगों से बातचीत हुई। फिर एक ऑफिस में बंदा होता था एरिक्सन का, बहुत बड़ा फैन था स्टीव जॉब्स का, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। तो फिर मुझे ये आइडिया होना शुरू हुआ कि यार ये तो बात तो ये ठीक कर रहा है, क्योंकि फेसबुक आ चुकी थी, गूगल आ चुका था, और बड़ा टाइम लोगों का अब इंटरनेट पे इन चीजों में गुजर रहा था। तो उस वक्त मुझे ये क्लिक हुआ कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ये तो जान गई है कि कि कनेक्ट करना है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री को ये नहीं पता कि कनेक्ट करके क्या करना है। तो रिलेशनशिप से वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, ये स्टीव जॉब्स कर रहा था। तो उस वक्त ही मेरे लिए समझे ना, एक तरह से एक होता है ना आपका एक मिथ बस्ट होता है ये बस्ट होता है कि ओ टेलीकॉम क्या चलेगी, जाएगी, ग्रो करेगी। अच्छा, हम अब भी देख चुके थे, डाउन भी देख चुके थे टेलीकॉम का। जब हम स्टार्ट हुए थे तो अप था और एक बीच में डाउन टाउन आ चुका था, तो वो हम देख चुके थे। और हमें ये लग रहा था कि अभी तो बहुत ग्रोथ है, अभी तो कहां जाएगी। तो स्टीव जॉब ने हमें इंस्पायर किया कि यार ये तो कंटेंट की तरफ जाना चाहिए। और कंटेंट मेरे लिए उस वक्त क्या था, ज़म्बी, जो पिछले एक पीरियड से चल रहा था, 7 साल हो गए थे चलते हुए उसको। तो मैंने यही सोचा कि भाई हम भी एक जाके टेलीकॉम इंजीनियर्स की फेसबुक बना लेते हैं, और उसको फिर अच्छा, हमने बहुत ज्यादा नहीं सोचा इसके ऊपर, क्योंकि नई चीज थी, कोई ऐसी कंपनी भी नहीं थी चारों तरफ हमारे कि भी हम उनके साथ डिस्कस करते। और उस वक्त हम कहते थे हम बिजनेस करने जा रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज तो अभी सुनने में आया है ना आपको, अभी उस जमाने में यार ये बिजनेस करने आए, अपना बिजनेस करेंगे, ये डिस्कशन था। इधर घर वालों से बातचीत की, उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, क्या अपना अच्छा तुम्हारा वहां करियर है, घर है, ये है, वो है, सब है, क्या जरूरत है। हमें कहा नहीं, ये तो बस वो अच्छा, ये प्रॉब्लम ये एक डिजीज है कि जब कुछ सोच लेते हैं ना तो नहीं निकलता। ये इसको मैं शायद डिजीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सीवियर किस्म का डिजीज है ये बहुत इम्पैक्ट करता है चीजों को। स्ट्रीट अपनी आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कीड़ा था। ऐसा है कि वो जब तक ऑब्सेशन में
वो चला जाता है। हाँ, टेलीकॉम में भी यही हुआ था, हम nth लेवल तक पहुंच गए थे उस जमील को लेके, टेक्निकल क्वेरीज क्या, हर चीज के अंदर घुसे हुए थे। इसी तरह से यहाँ पे भी यही सिलसिला था कि आप इधर जा रहे थे तो यही था कि भाई यही करना है और यही होना है, और गूगल एनालिटिक्स लगाने हैं और वेबसाइट बनवानी है, ये करनी है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट दिया, कंपनी हुआ करती थी मैग्नेट, तो 2006 के एंड में मैंने ये प्रोजेक्ट उनको दे दिया था कि यार ज़मील.नेट बनाया। तो पहले उनको समझाना कि ये क्या बनने जा रही है और कैसे बनेगी और ये फेसबुक कैसे होगी, और वो मैं समझे, आई अंडरस्टैंड मार्क जुकरबर्ग नॉट एट अ ग्लोबल लेवल, बट आई अंडरस्टैंड कि फेसबुक क्या चीज है, क्योंकि मैं अटेम्प्ट कर चुका था ज़मील को। तो एनीवे, तो खैर वो लेके हम पहुंच गए वापस पाकिस्तान। सितंबर में पहुंचे थे वापस। और पाकिस्तान जाने का एक और रीजन भी था। उससे पहले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नजर आ रही थी, जैसी भी थी। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, ना डिस्कस करना चाहता, लेकिन हम जब भी जा रहे थे तो मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत हालात अच्छे हो गए हैं, चीजें बेहतर हो गई हैं। मुशर्रफ का दौर था ये, टेलीकॉम्स आ गया है, लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो वो एक बिग फीलिंग थी कि यार ये तो बड़ा अच्छा टाइम है पाकिस्तान जाने का। और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान वापस जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यार पागल हो, नौकरी छोड़ के जा रहे हो, तुम टेलीनॉर ज्वाइन कर लो, तुम एयरकॉम ज्वाइन कर लो, तुम ये कर लो, तुम्हें तो कोई भी जॉब दे देगा बिकॉज ऑफ ज़मील, रेफरेंस तुम्हारा ऐसा है। और हमारे सिलसिले में था कि नहीं यार, ये वेव तो आई हुई है, लेकिन ये वेव नीचे बैठ के नहीं कैप्चर करना ये वेव को साइड से जाकर कैप्चर करना। तो एनीवे हमने रिजाइन दिया और उसके बाद वापस पहुंच गए। थे इतने पैसे कि एक साल तक जो है वो सरवाइव कर सकते थे। तो अब जब पहुंचे हैं तो काफी पैसे हमने प्लेटफॉर्म पे लगा दिए, ज़मील.नेट पे, अच्छा, क्योंकि वो मैं एक जी आपके लिए क्वेश्चन ऐड कर दूं, और अली आपके लिए भी है कि इसमें फैमिली का सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। आप तो स्टेप ले रहे हैं, आपका एक विजन है, आपका एक वाई है, और आप कह रहे हैं कि बस ये मैंने करना है। लेकिन अगर आपकी फैमिलीज़ को उसमें आपका साथ ना दे रही हो, तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के जो है पाकिस्तान मूव हो गया, तो फैमिली का भी इसमें शामिल होना कितना ज़रूरी है? मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। जब ईथ्रो जा रहे थे हम, तो मेरी मदर का फोन आया एंड शी वाज क्राइंग ओवर द फोन। तो मैंने उनसे कहा कि आप अजीब माँ हैं, बेटा वापस आ रहा है पाकिस्तान और आप रो रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ आ रहे हो वापस, जो तुम वहां पे लाइफ गुजार रहे हो, और जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो एनीवे, तो वो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस रही घर वालों की उस सिलसिले में, लेकिन रेजिस्टेंस इसलिए नहीं थी कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा कि आ जाओ प्लीज। फादर ने तो कुछ नहीं कहा, फादर ने कहा बिल्कुल करना है, बिल्कुल। उनकी तरफ से कोई, बेगम से भी मुझे कोई वो नहीं हुई थी, बस अम्मा वॉज वेरी नॉट हैप्पी, क्योंकि प्रॉब्ली वो यहाँ वो देख चुकी थी कि भाई यहाँ लाइफ कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उनके हिसाब से ये था कि वो मेरे जो भी टिक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक हो चुके हैं, तो ये वापस अनटिक कैसे करके वापस आ रहा है। तो एनीवे, वो बिल्कुल एक मेरी मदर की तरफ से थोड़ा सा वो था, लेकिन ओवरऑल फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन जब मैं वहां गया हूं तो वो फैमिली ही थी जिसकी वजह से मैं वो पीरियड सरवाइव कर गया। 2009 10 में हमें सॉरी 9 के अंदर हमें ब्रेक थ्रू मिला था टेलीनॉर का, समझिए 8 9 2 ढाई साल फैमिली की वजह से ही वो हो गया। बट एक फैक्टर और भी था, मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरा ताल्लुक टेलीकॉम इंडस्ट्री से था एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री वाज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। तो सबको ये था कि कोई बात नहीं, नहीं भी चला गया तो क्या होगा, जॉब मिल जाएगी इसको या पासपोर्ट तो लेकर आया हुआ है ना, हुँ, वापस चला वापस जाएगा, चले आएँगे। हाँ। वापस चला जाएगा। ये उन लोगों के बैक ऑफ द माइंड मेरे ख्याल से ये रहा, क्योंकि मुझे कोई भी इस तरह की आने के बाद कोई ऐसी चीज फील नहीं। उनका सिर्फ ये होता था कि, बल्कि मेरे फादर उनसे हर साल ये पूछा करते थे, अलग से बुलाते थे ड्राइंग रूम में खाने के बाद, आना जरा बात करनी है। हमें पता था कि क्या पूछा जाएगा, और वो हमसे पूछा ये करते थे कि आर यू हैप्पी। उनका बस यही स्टेटमेंट होता, और वो ये कहते थे कि हमारी वजह से मत रुको यहाँ पे,
अगर तुम you're not happy, you should go back. If you're not happy, and I think ये सारी पॉइंटर्स है जिसने मुझे वहां होल्ड करके रखा हुआ था कि मेरा जो इकोसिस्टम था वहां पे मेरी फैमिली का, इवन माय ब्रदर इन लॉ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल मेरी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, क्योंकि वो जंप द शिप कर चुके थे। FM 107 का नाम सुना होगा आपने? कराची FM 107। सो ही स्टार्टेड इट ऑफ। अच्छा, हाँ, तो वो उनका पहला एंटरप्रेन्योरशिप का वेंचर था। तो ही वाज द ओनली वन जो, और उनके साथ मैं रात को जाता था, डिस्कशंस करता था। आई थिंक आई वाज प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस कि मेरा थोड़ा इकोसिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रांग रहा, जिसने मुझे जो है वो परेशानी नहीं दी। और फिर जब ब्रेक थ्रू होता है तो फिर ऑब्वियसली ब्रेक थ्रू हो गया, तो उसके बाद तो फिर ये भी कर लो, वो भी कर लो, वहां भी चले जाओ। सो मेरी स्टोरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी, अगेन मैंने कहा, डिफरेंट है। उस हिसाब से नहीं है जो आपको वो लगे कि भाई सबका साथ यही हुआ होगा, सबके साथ ये होगा। और मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा, प्रॉब्ली एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए है भी नहीं। और बिला वजह, मतलब अगर आप नहीं बने हुए उस चीज के लिए तो ठीक है, दैट्स इट, ये एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। ये जो एक पीछे एंटरप्रेन्योरशिप का वो जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस खड़ा हुआ है ना, इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया, तो मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करता हूं तो मुझे ये फील होता है कि कभी कभी ये मतलब बहुत ग्लोरीफाई हुआ है, बहुत ग्लैमर इसके अंदर ऐड हुआ है कि भाई अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या कुछ हैं तो पता नहीं क्या चीजें हैं, पता नहीं क्या कर लिया होगा, राइट? तो कुछ नहीं कर सके जिंदगी में, तो चलो एंटरप्रेन्योर बन जाओ। मैं देखिए, मैं तो एंगल्स बता रहा हूं आपको, और मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं, तो अपने आप को क्रिटिसाइज ही कर रहा हूं बेसिकली, किसी और को तो नहीं कर रहा। बट अच्छा, एक चीज मैंने और सुनी है कि ये जो ये मेरे ख्याल में मैंने 6 महीने पहले सुना था वर्ड सोलोप्रेन्योरशिप का। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ होती है। तो ये भी एक काफ़ी इवॉल्विंग सी चीज़ है जिसमें कि आप खुद सिंगल पर्सन कंपनी खड़ी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप उस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब उसके ऑफ कोर्स बहुत सारे डायमेंशंस हैं ना कि आपके अंदर स्किल क्या, आप किस तरह उसको मोनेटाइज करेंगे, वो B2C है या B2B है, या इवन आप सिर्फ कोचिंग या टीचिंग करना चाहते हैं, तो वो भी एक एंगल है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस ही खड़ा करें 10 बंदों की टीम का शुरू में, आप अपने आप से भी स्टार्ट ले सकते हैं ना। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझसे में आपका इतना एक्सपीरियंस है कोचिंग का, मेंटरिंग का, तो आप जो है वो कहें कि भाई मैं इंडिपेंडेंटली 1 टू 1 कोचिंग ऑफर करूँगा जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं। तो वो एक तरह का एक ऐसा वेंचर होगा जो कि एक सोलो पर्सन बंदा जो है वो शुरू कर रहा है, इसमें कोई टीम नहीं है, आप सिर्फ 1 टू 1 ऑफर कर रहे हैं। तो ये भी एक एवेन्यू है जो कि लोग सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई बिज़नेस आइडिया लेकर आएँ और उसकी कोई प्रोडक्ट बनाएँ और उसको लॉन्च करें या सर्विसेज़ बेचें। आप अपने आप से भी शुरू कर सकते हैं ना। यानी कि आप में क्या ऐसी चीज़ है जो आप उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम। यानी कि आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी स्किल्स शेयर कर रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और किसी की उससे हेल्प हो रही है तो वो आपको ऑफ कोर्स उस हिसाब से आपको जो है वो रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। चलिए एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं। ग्लव्स है ना, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि वैल्यू एक्सचेंज करनी है आपने, उसके अगेंस्ट कोई आपको पे आउट करेगा। वैल्यू क्या होती है और क्यों कोई पे आउट करेगा? एक लैपटॉप एप्पल है और एक लैपटॉप कोई नॉर्मल ब्रांड है, तो शिबा है या कोई है, राइट? अब मैं एप्पल लेता हूं तो बहुत ज्यादा पैसे पे करता हूँ उस मैकबुक के, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उसके साथ। और मैं अगर दूसरा वाला लेता हूँ तो वो पैसे तो कम खर्च किए लेकिन मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वैल्यूज है, वो वैल्यू कम दे रहा है मुझे मेरी फीलिंग्स के हिसाब से, और ये वैल्यू मुझे ज्यादा दे रहा है मेरी फीलिंग्स के हिसाब से। तो जो वैल्यू एक्सचेंज है, प्रोडक्ट एक ही है, यानी काम वही करके देती है, जो एक एप्पल करके देगा वही तो शिबा करके देगा या कोई और चाइनीज ब्रांड करके देगा, लेकिन वैल्यू जो है वो फर्क हो जाती है। तो जो वैल्यू एक्सचेंज है, अगर आप वैल्यू को समझ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सारा गेम वैल्यू का है, और वैल्यू के पीछे आप खड़े, आपके पीछे वैल्यू नहीं खड़ी हुई। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका मतलब ये है कि आपने किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या वैल्यू क्रिएट करनी है। अब अगर वैल्यू क्रिएशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप पैशनेट नहीं है फंडामेंटली, और आप कहते हैं कि जी मुझे इसलिए करनी है क्योंकि मुझे नौकरी छोड़ देनी है, मैंने इसलिए करनी है क्योंकि मैं ये तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ करना है, तो ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना।
अगर आप प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व नहीं कर सकते, आपसे अच्छा जिंदगी में कोई सॉल्व नहीं कर सकता, आप जबरदस्त एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई पैशन आपके अंदर नहीं है और आपका वैल्यू का भी कोई पैशन नजर नहीं आ रहा आपको देने का, तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तो वैल्यू एक्सचेंज का नाम है, वो आपकी नौकरियां छुड़वाने का नाम नहीं है। एंटरप्रेन्योर कस्टमर इसलिए पैसे नहीं देता कि यार आप कोई काम नहीं करते, आप क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो मुझे आपको पैसे देने चाहिए, इसलिए तो नहीं देता पैसे। आई थिंक ये की पॉइंट है कि आपने इसलिए तो पैसे हो। क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये चाहे तो वो फिजिकल प्रोडक्ट से हो या तो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से हो। एब्सोल्युटली। तो वो जो वैल्यू है ना, जब अगर एंटरप्रेन्योर वैल्यू एक्सचेंज को समझ जाए और उसके पीछे पैशनेट हो जाए, जो भी वैल्यू है उसके पीछे हो जाए, या था वो लेकिन वो भूल गया था और दोबारा से कनेक्ट हो गया। मैं इमरान खान की बार बार एग्जांपल देता हूं, वो कैंसर हॉस्पिटल खड़ा कर दिया उसने, किया नहीं किया, क्यों किया? उसकी मदर को कैंसर था, उसने क्रिएट कर दिया। वैल्यू एक्सचेंज है ना, ये वैल्यू एक्सचेंज है। उसको पेन हुआ, उसे वैल्यू निकाली और एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। अब कितनी सारी माएं जो हैं उनको उनका कैंसर या कितने सारे बच्चों का ये हो गया ना। वैल्यू को समझें और वैल्यू के पीछे जाके देखें कि क्या मैं ये वैल्यू बहुत अच्छी डिलीवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और ये वैल्यू कोई भी हो सकती है। हेल्प है ना, हेल्प सबसे बड़ी वैल्यू है। माँ क्या वैल्यू देती है? केयर की वैल्यू देती है। जितनी केयर माँ कर सकती है जिंदगी में, कोई भी आपकी केयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको अपना जिस्म का हिस्सा समझती है पूरी जिंदगी। वो समझती है मेरी एक्सटेंशन है, ये मैं हूं, आप नहीं है वो, आप मैं हूं। तो वो जो मैं हूं ना, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए केयर उसके अंदर डली हुई है। तो और वो केयर जो है वो बच्चे को सर्वाइव कराती है फ्रॉम बर्थ टिल जब तक वो बड़ा होता है। तो वो वैल्यू एक्सचेंज है उस केयर की। नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग को बुलाते हैं ना, आप क्या आओ वो करो। अगर नर्स केयर नहीं करेगी तो वो नर्स है, तो वो केयर की मास्टर होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज इस वक्त देखनी है कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर हूं या नो, तो आपके एंटरप्रेन्योर की वैल्यू फर्क हो जाएगी अगर आप कोई वैल्यू एक्सचेंज नहीं कर सकते या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको फोकस उस चीज पे करना चाहिए, वैल्यू एक्सचेंज के ऊपर और उसके ऊपर। और बाकी फिर ये कि अगर वो आपकी बेचैनी लगी रहेगी उसको कि मुझे बेहतर करना है, बेहतर करना है, बेहतर करना है, दैट्स इट। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स नहीं चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स वो चाहिए जो फैसिनेट होते हो प्रॉब्लम से, जिनकी रातों की नींद उड़ जाती है कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना, ये जब तक नहीं सॉल्व होगी ना उस स्टैंडर्ड तक, तब तक मजा नहीं आएगा। मैं तो मजे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर बेचैनी लगी रहती है जब तक मैं इस मसले को सॉल्व नहीं करता। तो जब आपका वो ऑब्सेशन कनेक्ट हो जाए वैल्यू एक्सचेंज से या प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, तो इसका मतलब है कि आप एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो मुझे नौकरी करनी है और मेरा घर कैसे चलेगा और कुछ ना कुछ तो मैंने करना ही है, आई एम सॉरी, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। इसका कस्टमर को ताल्लुक नहीं है, इसका कस्टमर की वैल्यू एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं। मोहसिन ने जो बात की ना कि बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर लाजमी हर एक का बनना जरूरी नहीं होता, और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी हार्ड। बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वो ये इसमें बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क टेकर्स होते हैं जो इस रास्ते पे चलते हैं। जो जितना बड़ा रिस्क टेकर होता है ना, जिसके अंदर जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है कि अपने आप को बेंड होता चला जाए लेकिन टूटे ना, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है। दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। और रिस्क टेकिंग का बहुत ज्यादा आपके अंदर होना चाहिए कि जैसे अब टेस्ला की एग्जांपल लें, इलॉन मस्क की अगर आपने बुक पढ़ी हो, एशली वेंस या इस तरह का नाम है बंदे का जिसने बुक लिखी थी, टेस्ला वाज इन डीप ट्रबल और एवरीबडी हैड रिटन ऑफ टेस्ला इयर्स अगो। आई थिंक ये कोई 2012 13 14 15 16 की बात है। और एक टाइम इलॉन मस्क पे ऐसा आया था कि उसके ना उसकी टेस्ला चल रही थी, स्पेस एक्स की कोई जो लॉन्च है वो कामयाब नहीं हो रही थी और बुरे हालात थे उसके, लेकिन उसने अपनी जेब से कुछ सैलरी जो है ना वो पूरे स्टाफ की दी। देयर वाज समथिंग लाइक दिस दैट हैपेंड इन हिज कंपनी। तो जब भी आप देखेंगे ना कि किसी के अंदर कोई ग्रेटनेस आई हुई है तो उसके पीछे उतनी ही सफरिंग है, और अगर वो बंदा सफरिंग में मारा गया, हर बंदा इलॉन मस्क नहीं है, बहुत सारे और मस्क होंगे जो फौत हो गए, वो हमारे लाइमलाइट पे आते ही नहीं है, वी डोंट इवन नो अबाउट देम बिकॉज नोबडी हर्ड देयर स्टोरी।
जैसे कहते हैं जैक मा का छोटा भाई था जॉन मा का किसी ने सुना नहीं है बिकॉज जॉन मा नेवर मेड इट. तो देयर आर सो मेनी अनहर्ड स्टोरीज ऑफ फेलियर्स बिकॉज वो मंजिलें यहाँ पे नहीं आई. सिर्फ वो जो ग्लोरीफाइड किस्म का एंटरप्रेन्योर जो बन गया वो आ गया. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है. लास्ट जो पॉइंट आपने बताया था ना, आई हैव 2 सेंट्स ऑफ माइंड टू ऐड. ये जो जर्नी है जिसमें आपने फैमिली को ऑन बोर्ड लेना है, तो जैसे मोहसिन शेयर्ड वेरी वैलिड आर्गुमेंट कि इनके केस में मदर की तरफ से थोड़ा सा आया. मेरे केस में मेरी वाइफ की तरफ से, बिकॉज शी लव्स लिविंग इन द यूके. मैंने उसकी लाइफ उखाड़ के फेंक दी. मतलब फॉर मी इट वाज लाइक टोटल, देयर आर 2 डिफरेंट बीइंग्स. जब आप रह रहे हो फैमिली के साथ, 2 पीपल टोटली डिफरेंट. आप समझ रहे हैं वी आर वेरी अलाइंड, हमारा बड़ा रिलेशनशिप जबरदस्त है एंड ऑल दैट. वो आप सोच रहे होते हैं. वो आप सोच रहे हो देखेंगे क्या होगा. हाउ डज इट, यू हैव नो आइडिया हाउ इज गोइंग टू ट्रांसपायर, कि होगा क्या. फिर वो आपके सामने जब अनफोल्ड होती है चीज तो पता चलता है कि यार जितना मुझे आग लगी थी ना पैशन की, पर्पस की, वो आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल. और मैं तो जी पिछले 10 साल से प्लान कर रहा था. आई नेवर बॉदर टू शेयर इट अर्लियर विद हर बिकॉज इट्स जस्ट नेवर ऑकर्ड टू मी कि मैं इवेंचुअली ये करूंगा और इस लेवल पे जाकर करूंगा कि जैसे पासपोर्ट मिलेगा मैं उस दिन कहूंगा यल्ला बाय और मैं निकल आऊंगा यूके से. और वो फॉर हर इट वाज हैंग ऑन, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन. तो बताओ सर ये हो क्या रहा है. तो मैंने जब उसको बताया तो शी वाज रियली टोटली टेकन अबैक. और बड़े हमारे प्लान्स थे कि हमने यूरोप के ट्रिप्स करने थे क्योंकि हमने वो प्रोलॉन्ग किया. हमने कहा जब पासपोर्ट मिलेगा फिर करेंगे, वीजा लेके करने का मजा आता है. तो ख्वारी काटते हैं, ख्वारी की क्या जरूरत है. तो ऑल ऑफ दैट वी हैड टू लीव बिहाइंड. और उस केस में आई स्टिल पे द प्राइस. मतलब थोड़े से यहाँ हालात खराब होते हैं पाकिस्तान में तो मेरी बैंड जाई जाती है, देखा कहा था ना, देखा कहा था ना. तो वो चीज तो आपको सारी जिंदगी सुननी पड़ती है. लेकिन मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई डिडंट बर्न माय बोर्ड्स और एनीथिंग. थोड़ा सा आपको ना फ्लेक्सिबल रहें तो ठीक रहता है हालात. मैंने कहा यार वाई कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में भी बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे और वापस भी आ जाएंगे कभी. तो लिटरली अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुछ बिजनेस यहाँ बैठ के किया, कुछ बिजनेस यूके में जाके किया. तो आई ब्रॉट द फैमिली बैक 2 years के लिए. 2018, 19, 20 they were there again in the Reading हम रह रहे थे. तो we kept made it flexible. फिर थोड़ा सा ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ती है, आपको अकोमोडेट करना पड़ता है. कभी हॉलीडेज के लिए उनको ले जाएं. Don't just shut all the doors. Don't suffocate your family just because you wanna pursue your dreams. तो मेरी कोशिश तो ये है, अब ये मेरी वाइफ बता सकती है बेहतर. We should bring her. इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था क्योंकि हम सब अपने हिसाब से प्लान तो बनाते हैं, लेकिन वो प्लान जो है वो सपोर्ट होगा नहीं होगा फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हाउस, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो साइड हसल इज अ वेरी गुड थिंग. अगर आप समझते हैं ना फुल ब्लोन नहीं करना स्टार्ट. तो जैसे होता है ना जिम जब आप जाते हैं तो आप पहले वार्म अप करते हैं और वार्म अप करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप मेन किसी अच्छी हार्ड एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं. सेम वे यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन, योर माइंड, योर पार्टनर, फैमिली एंड ऑल दैट साइड हसल के थ्रू. थोड़ा सा अपना भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करें. पैसे बना के दिखाएं ना, 100-200 पाउंड बना के दिखाएं, $200 बना के दिखाएं अपनी साइड से. कोई पे तो करे, कोई हो तो सही जो आपको आपके गोरे ने आपको कोई उसकी कदर करे. कोई ऐसा जोरी आपको देखे और यार हाँ इस पे मुझे पैसे लगाने चाहिए. हम कहें जी हम बहुत बड़े कोच हैं एंड देयर इज नो जिसको मेंटर करना है, जिसको कोचिंग देनी है कोई है ही नहीं, तो फिर उसका फायदा नहीं है. तो वो इसमें एक चीज और भी ऐड करूंगा. वो जो है ना, जब आप ये सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए और फिर उसके बाद देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज अच्छी है और किस चीज में मैं अच्छा हूं या किस चीज में अच्छा नहीं हूं, तो कुछ तो ये होता है कि आप कुछ कर लें. बस साइकिल चलाने के लिए साइकिल पे चढ़ना जरूरी है. अब साइकिल आगे कैसे चलेगी, गिर जाएगी, खड़ा कर देंगे, दोबारा गिरेगी, साइकिल पसंद ही नहीं आएगी, वो एक सेकेंडरी पार्ट है. तो इसमें जो ओवर थिंकिंग है ना, बहुत से लोगों को ओवर थिंकिंग भी मार देती है. क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं इसी टॉपिक के ऊपर, वो यही है कि वो जी अल्टीमेट कोई चीज ढूंढी जा रही है, अल्टीमेट कोई चीज ढूंढी जा रही है. अच्छा, अब अल्टीमेट जो है वो शायद प्रोबेबली आपको इस स्टेज पे जहां आप खड़े हैं उसमें नहीं मिल सके. आपको जो कुछ मिल रहा है नया आप लेके चढ़ाई कर दीजिए और सोच के कीजिए कि डूबेगा. यानी इससे अच्छी कोई सोच हो सकती है आपके पास कि आप कोई स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये पता है कि भाई ये तो डूबेगा, है ना. ये सोच के आप कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, बिल्कुल. एक ड्राई रन जरूर कीजिए और करने में, ताकि आप अपने आप को टेस्ट करें, फीडबैक मिले ना, ताकि आप अनचार्टेड एनवायरनमेंट के अंदर. वो अनचार्टेड एनवायरनमेंट क्या है, वो ये कि जैसे आप एंटरप्रेन्योर है ना, अली से मैं कहूँगा अली अगर जॉब कर लेंगे, है जॉब हो रही है, जॉब कर लें.
अली को लगेगा किसी ने इनको ना जेल में बंद कर दिया यहां से बिल्कुल। मुझे दोस्त कहते हैं किसी ने एक दफा ना कोई बात की, अली भाई अब नजर नहीं आ रहे, कोई नौकरी शुरू कर दी है। मैंने कहा यार मैं तो नौकरी शुरुआता हूँ, मैं नौकरी कैसे शुरू कर दूंगा। तो ये रहे तो ये है ना कि वो अब अली को अगर आप ने बंद कर दे, तो इसी तरह से अगर आप अगर सॉरी नहीं, ये मतलब ये नहीं है कि आप जेल में बंद रहे, लेकिन जब आप वहां से निकलेंगे तो वो जो खुला माहौल मिलेगा आपको कि आपने करना है, मोटिवेट भी खुद ही होना है, पर्पस भी खुद ही कनेक्ट करना है, सारा काम आपने करना है, तो वो काफी डॉन्टिंग है एक साथ करना। तो बेहतर है कि आप या तो किसी के साथ क्या कहते हैं उसको, क्लब हो जाए, पार्टनर क्लबिंग कर लें, बिल्कुल किसी के साथ हो जाएंगे। यार क्या कर रहा है, तो कर रहा है, चलो मैं आके बैठ जाता हूँ, अच्छा चलो ये कर लेते हैं, मैं आता रहूंगा, वीकेंड में बैठा रहूंगा, ऑफिस में क्या होता है मैं शाम को आ जाऊंगा। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे तो फिर आपको उसकी डिटेलिंग का आइडिया होगा, और फिर शायद प्रॉब्लली आपको ये हो कि जी मेरा आइडिया तो बड़ा जबरदस्त हो सकता है, लेकिन ये जो करता है ना ये तो मैं नहीं करना चाहता, ये तो मैं नहीं, मैंने ना तो मैं लोगों को ऐसे प्यार से मैं हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक पूरा पेंडोरा बॉक्स है एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक चीज नहीं है कि ये लो और वैल्यू क्रिएशन लो और ले, वैल्यू क्रिएशन तो सिर्फ एक एंगल है ना, वैल्यू क्रिएशन के लिए जो इकोसिस्टम पीछे आपने एस्टैब्लिश करना है वो भी तो आप ही है ना सब कुछ। कितने बंदे रख लें आप, 3 रख लें, 4 रख लें, जो भी कुछ कर लें, इवेंचुअली आप हैं सब कुछ, वो कंपनी सक्सेसफुल होगी आप हैं, बैठेगी आप हैं। अगर आपने 100% भाई, हमने कराची में अपनी नीचे ऑफिस के नीचे गटर तक साफ करवाए, बात करते हैं आप, मतलब डीएचए को फोन करा के, क्योंकि भाई क्लाइंट आता है, कुछ आता है, क्यों नहीं होता काम अगर आप नहीं करेंगे फोन तो वो अल्टीमेट ओनरशिप कंपनी की आपकी है, ठीक है, चाहे आप कितने लोग रख लें। अब वो जब आपने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय करनी शुरू कर दी और आप सीख गए, मजा आ गया, तो फिर आप बिजनेस कोई भी कर सकते हैं, मतलब ढूंढ लें कि क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैं सोचता हूं कि मैं जंबीर स्टार्ट की, मैंने सोच के क्या स्टार्ट की, पता नहीं अल्टीमेट है ये, तो मैंने यही करना था और ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो पोटेंशियल नजर आ रहा था, क्योंकि शायद मेरे जीन में है पोटेंशियल को देखना, फ्यूचर को देखना, ये जीन के अंदर है शायद, मुझे नहीं पता कहां से आया पीछे। तो मैंने कहा यार ये करना चाहिए, तो हम उसमें चले गए। फिर हम ऐसे फॉर्चुनेटली टेलीकॉम को क्योंकि अर्ली ज्वाइन कर लिया था, तो ये देख चुके थे कि यार कहां ले जाती है अर्ली बर्ड आपको, अगर आप जल्दी सवार हो जाए किसी चीज के अंदर, तो वो पकड़ लिया हमने, अर्ली बर्ड पकड़ लिया। फिर हम आगे चले तो फिर हमने कहा कि टाइम चेंज हो रहा है, तो टेलीकॉम छोड़ो, किसी और को पकड़ लो, बोट चेंज करो अपनी, है। तो वैसे देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि तो सर्वाइवल था, पैशन कहां है इसके अंदर भाई, अगर ये बोट अभी नहीं छोड़ेंगे तो 3 साल बाद छीन ली जाएगी तो बेहतर है अभी छोड़ दो इस बोट को। तो जल्दी पकड़ो, जो चीज है जल्दी पकड़ो, जब जल्दी पकड़ो तो इसका मतलब है कि एक तो नए का ऑब्सेशन है, नए का ऑब्सेशन है, और फ्यूचर में रहने का ऑब्सेशन है, फ्यूचर में क्या होगा। तो अब ये चलते चलते रास्ते में जो है वो ना हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स, मैंने अली जो आपको गिफ्ट की थी किताब, याद है आपको अली, याद है आपको बुक हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड, या वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। हाँ, वो मैं अपने पास रखता था, फ्लाइट पे भी जाता था, जहां पे भी जाता था वो मेरे पास हुआ करती थी। वो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इस आदमी ने बहुत सच बोला है और इसको मुझे अपने साथ दिल से लगा के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो उसने बातें लिखी हुई थी, अपनी मजबूरियां, वनरेबिलिटीज, लड़ाइयां बेगम से, सब लिखा हुआ था उसने। और मैं ये सोचा करता था कि ये आदमी इतना सच एक किताब में कैसे लिख सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, मुझे यहां तक लाने में एक बहुत बड़ा हाथ इन किताबों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अलग बात है कि अब मैं किताबें पढ़ के दे देता हूं और उससे कहता हूं तुम भी पढ़ के दे देना। जमा करना मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे वालिद साहब एक लाइब्रेरी छोड़ के उनकी डेथ हुई थी, और फिर हमें किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया था। तो हमने कहा था कि अब किताबें नहीं रखनी अपने पास, पढ़ो दे दो, आगे जानी चाहिए। तो अगर ये किताबें नहीं होती तो यहां तक नहीं हम पहुंच पाते। तो अब ये जो है ना, ये जो सफरिंग है, उस सफरिंग ने कहां पुश किया, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ। तो क्योंकि उससे पहले ये था मैं तो अच्छी जगह से पढ़ा हुआ हूं, मैंने तो अच्छा करियर है, अच्छा मेरे तो ट्रैक चेक एक्सपोजर है, अच्छा
हमारी फैमिली भी ऐसी है, सब हम तो सब, मैं तो ठीक हूँ, वो सब सबसे इस पूरी कंपनी में सबसे ठीक आदमी कौन है? मैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, एजुकेशन सिस्टम के साथ है, उसके साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है। और ये 2015 आई थिंक, हाँ 15 की बात है, मैं सिलिकॉन वैली गया था, अमेरिका का मेरा पहला ट्रिप था 2015 का। तो सिलिकॉन वैली में मैंने 10 दिन गुजारे थे। आई थिंक उसने मेरा लाइट बल्ब खोला था। वहां मुझे आइडिया हुआ कि सब कुछ आप, फ्लॉज भी आप ही के अंदर, क्योंकि फैसले आप करते हैं, और अगर फैसलों के अंदर क्वालिटी नहीं है तो लोग गलत रखते हैं। आप जब आप वो लाल रखेंगे तो आप उनको ब्लेम कैसे कर सकते हैं? तो इवेंचुअली आप हैं सब कुछ। तो फिर वो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी स्टार्ट हो गई। और अब मुझे फील होता है कि मेरा इस वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त ऑब्सेशन बना हुआ है वो है इसको समझना, कॉन्शियसनेस को समझना, दिमाग को समझना, क्यों समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएशन अल्लाह मियां की जो है वो औरत का दिमाग है, उसको समझना। वो तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें कोई मतलब मजाक असाइड, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेस्ट ब्रेन, वुमन ब्रेन, सो कॉम्प्लेक्स। हम बहुत सीधे हैं। ह्यूमन, अगर आप पढ़ें ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे ना, उसके फंक्शन, उसकी कैटेगरी बहुत सीधा है। वो अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करती है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इमोशंस ड्राइव करते हैं। इंसान का गेम ही यही है, लॉजिक से वो जस्टिफाई करता है, ठीक है, और इमोशन से वो ड्राइव होता है। पैशन क्या है? इमोशन ही तो है। तो अब वो खवातीन कैसे उसको प्रोसेस करती हैं, और प्रोसेस करने के बाद उनको वो दिल के दौरों से नहीं मरती। ये गेम है। सबसे ज्यादा जो आदमी मर्द मरता है वो दिल के दौरों से मरता है, क्योंकि वो स्ट्रेस को, इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता। और खातून जो है वो पूरे खानदान, पूरे मोहल्ले, सारे बच्चों, उन सबके इमोशंस को इतना स्मूथली मैनेज करती हैं। और जिस तरह जो डेप्थ उनकी आपसे ज्यादा, ये मेरी छोटी सी नॉलेज है, कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कोई पिछले 6-7 सालों से मेरा ध्यान जो है ना वो इस साइड के ऊपर लगा हुआ है। तो अब मेरा पैशन क्या है पता नहीं, अब ये फील होता है शायद नॉलेज लेना ही पैशन है, सिर्फ नॉलेज मिलनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दिमाग को रिसर्च करना पैशन है होगा। यासिन आप बताएं, यासिन आप बताएं कि आप अभी कहाँ खड़े हुए हैं, मतलब व्हेन you're working at the moment, और आपके माइंड में क्या है, मतलब is this you are doing some side hustle या what are you currently doing, what are you up to हाँ, these मैंने days? भी काफ़ी साइड हसल्स ट्राई किए हैं जो कि फ्लॉप भी हुई हैं। फिर वो कुछ जो हैं वो मैंने खुद ही छोड़ दी, फिर बाद में बोर हो गया, मज़ा नहीं आया। तो फिलहाल तो अभी मेरा यही जो फुल टाइम जॉब तो मेरी चल रही है। साथ में मेरा जो मेरा पैशन है वो यही है कि मैं जो है वो वैल्यू शेयर करूँ, नॉलेज शेयर करूँ कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए, और एक कम्युनिटी बिल्ड करूँ। और उस कम्युनिटी को बिल्ड करके जो है वो मैं जो भी मुझे आता है, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल नॉलेज है, या मेरी इन्वेस्टिंग की नॉलेज है, या मेरी फाइनेंशियल मार्केट्स को पढ़ने की नॉलेज है, वो मैं शेयर करूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो फिलहाल अभी मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मोनेटाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो स्केल करूँ आगे जाके, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए आप बहुत ईज़िली स्केल कर सकते हैं। आपकी जो ऑडियंस है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ कनाडा में हो, वो पाकिस्तान में भी हो सकती है, वो यूके में भी हो सकती है, वो इंडिया में भी हो सकती है। तो ये इस वक़्त मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऑफ कोर्स मेरा जो जो विज़न है, जो प्लान है, वो ये है कि मैंने इसको स्केल करना है। स्लोली हर चीज़ बढ़ती रहती है। 4 साल हो चुके हैं इस जर्नी में मुझे। शुरू में जो है मतलब कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन लास्ट 2 ईयर से जो है वो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है, फीडबैक मिलना शुरू हुआ है, व्यूअरशिप बढ़ गई है। अभी रिसेंटली मैंने मंडे को यहाँ पे एक लोकल टीवी चैनल है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने स्टूडियो में, जो कैनेडियन इकोनॉमी की आउटलुक है उस पे बात करने के लिए। तो अब उस तरह से थोड़ा बहुत विजिबिलिटी मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आती जा रही हैं। तो आप दैट्स अपना माय कंटेंट जर्नी। खुद एडिट करते हैं? खुद ही सब वन मैन शो। गुड यार, दैट्स इम्प्रेसिव। अब वो जो मोहसिन हम बात कर रहे थे ना कि एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी मुश्किल है, आई कैन नॉट फिगर आउट कि ये और वली ये लोग कैसे कर लेते हैं आफ्टर डे जॉब। अब इतना डिसिप्लिन चाहिए होता है इस काम के लिए, एंड बहुत कूडोज टू ज़्यादा। यू गाइस, आप साइड हसल का हक अदा कर रहे हैं बेसिकली। बहुत ज़्यादा, क्योंकि साथ में हाउ फैमिली मेनी भी है। आवर्स डू यू स्पेंड पर वीक?
मेरा कोशिश मेरी होती है कि मैं एटलीस्ट वीक में 3 वीडियोस तो मिनिमम डालूँ। तो उसमें होता है कि फिर ऑफ कोर्स टॉपिक रिसर्च करना, वीडियो का शूट करना, फिर उसकी एडिट करना, इस पूरे काम में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो के ऊपर। और फिर अगर बीच में इस तरह की पॉडकास्ट आ जाए तो पॉडकास्ट को एडिट करना थोड़ा ज़्यादा और लेंदी होता है, क्योंकि ये खुद लेंदी होती है, 1 घंटे से ऊपर की पॉडकास्ट है, तो उसको आप पहले एडिट करें, तो उसको दोबारा रीवॉच करें कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो ये आराम से 4-5 घंटे का काम है। तो So I can say टाइम 2 लगता hours है। per day you're sparing for your side hustle. बिल्कुल ईज़िली। Yeah, 3 hours. बिटवीन 2 to 3 आवर्स। So ये चीज़ लोगों को माइंड में रखनी चाहिए जो साइड हसल रूट पे जाना चाहते हैं कि you have to commit and basically disciplined होना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा काम डिसिप्लिन कि तो एक बहुत दिन मिल ज़रूरी है गया, कि 4 दिन छूट गया। बाज़ औक़ात नहीं दिल चाह रहा होता, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती कि यार मैं पढूँ, बैठ के रिसर्च करूँ, फिर मैं उसको शूट करूँ। लेकिन वो करना पड़ता है। अगर आपने कमिट किया हुआ कि यार मैंने हफ़्ते में 3 वीडियोज़ निकालनी है, तो निकालनी है, चाहे व्हाटएवर हैपेंस। तो फिर आपको किसी न किसी तरह जो है अपने आप को घसीटना पड़ता है। Amazing. और यही पैशन है, मतलब यही मेरा पैशन है कि ये काम मुझे करना है तो मैंने करना है। और अभी मैं इसको ऑफ कोर्स एक ज़हन में होता है कि आपको इससे मोनेटाइज़ेशन मिले, लेकिन फ़िलहाल 4 साल हो गए, मैंने अभी तक कुछ इसका सोचा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा इससे मोनेटाइज़ेशन जनरेट करनी है। ऑफ कोर्स वो गोल है मेरा, लेकिन मैं इसको अभी शॉर्ट टाइम के लिए सोच नहीं रहा। मैं अभी इसमें जो है वो मोमेंटम बिल्ड कर रहा हूँ, और वो आहिस्ता-आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि मुझे एक लोकल टीवी चैनल से जो इंटरव्यू की ऑफ़र आई थी, तो ऑफ कोर्स अब वो जैसे-जैसे होराइज़न बढ़ेगा, तो और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती रहेंगी। तो दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ। No, I Great. think hats off यार, यासीन, very very impressive। और वो जो कंसिस्टेंसी है, that is the game। कंसिस्टेंट बिल्कुल। होना ही तो गेम है सारा का सारा, और सबसे मुश्किल काम यही है। सबसे मुश्किल ये है कि हमने यहाँ क्लॉक वर्क, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। क्लॉक वर्क है, clock। और अभी वो जब तक क्या आपका रहते पर्पस नहीं गाइस होगा। 1 hour हो गया मेरा ख्याल है। लेट्स हाँ, मुझे हेड भी ये हाँ, रिंग थोड़ा हो सा रहे हैं बार-बार अपने अपने ऑफ़िस के कोलीग से, तो इसको रैप अप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अली भाई, मोहसिन भाई, बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही। और यही हमारा इसका यूनिकनेस है पॉडकास्ट की, कि एक बहुत ही यूनिक किस्म का आपको एक पर्सपेक्टिव सामने आपको मिलेगा, और हम सब की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। इससे आप जो सीख सकते हैं सीखिए, और अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हम इसी टाइम आपसे अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड। अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड। तो थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक दोबारा ये मिलते तो हमारी फैमिलीज देख के कह रही हैं कि ये कब हुआ। हैं। वो आपसे बाद में पूछा जाएगा। ऐसे ही है। चलें, ठीक थैंक यू है सो जी। मच, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।